हरे कृष्णा। अमृतपाल सिंह भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, पंजाब पुलिस से भाग रहे हैं, सेंट्रल सिक्योरिटीज से भाग रहे हैं, भारत से भाग रहे हैं। किस किस से भाग रहे हैं? अमृतपाल सिंह की पहले खबर आई कि उनको पकड़ लिया गया है और उनके साथ जो लोग थे उनको भी पकड़ लिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि उनके साथ के लोगों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। अमृतपाल सिंह जब भाग रहे थे तो उनके साथ जितने भी उनके चट्टे बट्टे थे उन सब ने लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे डालनी शुरू कर दी, ये बताते हुए कि पुलिस उनको पकड़ रही है, उन पे अटैक हो रहा है और वो भाग रहे हैं। इस तरह की वीडियोस वायरल हो गई। तो खबर ये है कि 112 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं अमृतपाल सिंह के चट्टे बट्टे, और कल उनके खुद के अंकल जो कि उनकी गाड़ी चला रहे थे और वीडियो बना रहे थे और ये बता रहे थे कि उनके पीछे पुलिस पड़ गई है, वो भी सरेंडर कर चुके हैं। अमृतपाल सिंह अभी भी भगोड़ा हुआ है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नेपाल भाग गया है, कुछ कह रहे हैं दुबई भाग गया है, कुछ कह रहे हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। अब ये तो समय ही बताएगा। एजेंसी तो उसके पीछे लगी हुई है और पंजाब पुलिस इंसान को उसके कब्र में से भी ढूंढ लेती है। हाँ, ऊपर जो बैठा हुआ राजा हो, जो चीफ मिनिस्टर हो, वो ढंग का होना चाहिए। पंजाब पुलिस तो उसको कब्र में से भी निकाल लेगी। तो अमृतपाल सिंह भाग रहा है, उसके चट्टे बट्टे पकड़े जा रहे हैं, सामान बरामद किया जा रहा है। अभी तक जो खबर ये आई है कि इनके पास से बहुत मात्रा के अंदर बंदूकें, गोलियां, सोना, तलवारें, ये सब चीज़ें बरामद की गई हैं और ये सब चीज़ों को उन्होंने नशा मुक्त सेंटर, गुरुद्वारे, ऐसी ऐसी जगहों में इन्होंने डाल के रखा था। इसका मतलब है वो तैयारी में थे कि अगर कुछ होगा, कोई कार्रवाई होगी तो ये आगे से अटैक कर देंगे। तो ये तो है खबर आज की। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आसपास की पॉलिटिक्स क्या है। हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। आज हम थोड़ी हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे, खालिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है इस मामले से जुड़ी हुई, किस तरह ये मामला हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और किस तरह ये उस हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करना चाहते थे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए और क्या होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स अभी हम डिस्कस करते हैं कि अमृतपाल सिंह के पीछे लगे हुए अब 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। वो भागा हुआ है लेकिन लोग पकड़े जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की बहुत कामयाबी, सेंट्रल फोर्सेस की कामयाबी, लेकिन क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस को ही जाएगा क्योंकि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट पुलिस का ही होता है और इस केस में पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एप्रिसिएशन का या कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई ट्वीट, कोई मैसेज, कोई मीडिया में बयान कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं आकर के क्रेडिट लेते कि हमने जो है अमृतपाल सिंह को दौड़ा दिया, उसके लोगों को पकड़ लिया, बम बारूद गोलियां वगैरह असला सब बरामद कर लिया। ये क्यों नहीं आकर के इसका क्रेडिट लेते? आम आदमी पार्टी तो गली के अंदर नाली खुद जाए तो उसका भी क्रेडिट लेने पहुंच जाती है, तो आज ये क्यों नहीं क्रेडिट ले रहे? इसकी मैं आपको पॉलिटिक्स बता देता हूँ क्या है इसके पीछे, ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं कर रहे ये सब। एक्चुअली में जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई तब हुई है जब अमित शाह और भगवंत मान की मीटिंग हुई थी 3 मार्च को। उस दिन अमित शाह ने भगवंत मान को संभवतः ये कहा था कि आपने पहले तो ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर के काफिले के ऊपर लास्ट ईयर हमला हुआ था उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है, उस पर कुछ किया क्यों नहीं जा रहा? वो केस आगे बढ़ा ही नहीं, किसी के ऊपर एफ आई आर ही नहीं हुई है। तो पहले तो वहां फटकार पड़ी, और दूसरी ये कि जो अमृतपाल सिंह वाला जो केस है, जो अपने आप को भिंडरा वाले 2 बता रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो इन दोनों पे उसको पड़ी है डांट। उसके बाद जब डांट पड़ी है तो सुनने में समझने में ये आ रहा है कि अमित शाह ने शायद ये कहा है कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम ये खुद अपने हाथ से अपने हाथों में ले लेंगे और खुद इसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को। उसके बाद जा करके भगवंत मान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल फोर्सेस को कॉन्फिडेंस में लेकर के पंजाब पुलिस से ये काम
करवाया है। लेकिन वो पीछे बैठे हैं, वो क्रेडिट नहीं ले रहे। 3 दिन हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप बैठा है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कह रही। ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये खुद खालिस्तानी सपोर्टर है। ये एक्चुअली में इन्हीं का प्लान था और ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है ये इस प्लान के अंदर ये खुद शामिल है। ये चाहते थे कि ये सब हो, अमृतपाल सिंह जैसा गुंडा बने और वो भिंडरावाले की एक्टिंग करे और उसके बाद जाकर के पूरे स्टेट के अंदर एक अराजकता टाइप फैल जाए और देश के अंदर कुछ एक गलत माहौल बने, ताकि एक गलत मैसेज जाए कि मोदी की जो मोदी का जो इंडिया है वो स्टेबल नहीं है, उसके अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँ। ये प्लान था। लेकिन अमित शाह ने सारी कहानी घुमा दी और जो पॉलिटिक्स थी वो इनको समझा दी। तो पॉलिटिक्स जो है वो उल्टी पड़ गई आम आदमी पार्टी वालों को। तो इस वजह से ये कार्रवाई हुई है और वो इसी वजह से उसका क्रेडिट नहीं ले रहे, क्योंकि ये खुद खालिस्तानी सपोर्टर हैं और ये लोग इनकी शय में ही थे। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया पे भी कार्रवाई चल रही है, आम आदमी पार्टी वहाँ पे भी प्रेशर में है और भी केसेस खुले हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे अमित शाह ने उनको सीधा सीधा दो टूक कह दिया कि अगर तुम नहीं करोगे कार्रवाई तो हम करेंगे। तो इस वजह से ये काम हुआ है और वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ कि ये जो प्रकरण है खालिस्तान का, ये हिस्टोरिकली क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और ये आज के जो ये जो खबर आई है इसके साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। इस जनरेशन के लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, खालिस्तान मूवमेंट जो है ये 1970s में इसका बीजारोपण किया गया था। ये सब पॉलिटिक्स से निकला हुआ है। उस टाइम पे पंजाब की पॉलिटिक्स ऐसी थी कि अकाली दल और कांग्रेस पार्टियां ये दोनों एक दूसरे से लड़ती थी, स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ती थी, और संभवतः 71 या 72 के इलेक्शन में अकाली दल हार गई और कांग्रेस जीत गई। लेकिन जब अकाली दल बाहर आई तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि इस बार जो है वो इलेक्शन धर्म के नाम पे जीतेंगे। अब उन्होंने धर्म के नाम पे जीतने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम सिखों को एक अलग, हिंदुओं से एक अलग कौम बताएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी ताकि उनका वोट बैंक बने। अब जब आप किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर या एक कौम के अंदर ये मैसेज डाल देते हैं कि आप अलग हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो आपका एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, एक वोट बैंक बन जाता है, फिर आपको वो वोट देते हैं और आप पावर में रहते हैं। ये पॉलिटिशियंस करते हैं। उस टाइम पे भी ये पॉलिटिशियंस ने एक घटिया काम कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, अकाली दल ने ये काम किया और इसकी वजह से वो इलेक्शन अगला जीत गए। और जब कांग्रेस बाहर हो गई तो कांग्रेस को ये बात समझ में आई कि यार ये तो इन्होंने खेला कर दिया, तो धर्म की पॉलिटिक्स तो हम भी इनसे अच्छी कर सकते हैं। अगर ये शेर है तो हम तो सवा शेर हैं इस काम में, देश को तोड़ने में हम तो इनसे भी 4 कदम आगे हैं। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जो है धर्म की पॉलिटिक्स खेलने के लिए एक ये कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उनका इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में से एक भिंडरावाले को सिलेक्ट कर लिया कि ये है आदमी जो कि थोड़ा खड़कू है, जो थोड़ा उल्टा बोलता है और थोड़ा उस टाइप का लगता है, लड़ाई करने वाला टाइप का। ये इसलिए किया गया ताकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए, सिखों के दिमाग में ये बात डाली जाए कि तुम इनसे अलग हो और एक वोट बैंक बनाया जाए, जो कि अकाली ने किया था। कांग्रेस उसको एक अलग लेवल पे ले गई कि हम ऐसा एक धार्मिक बंदा पकड़ते हैं और उसको जो है हेड बनाते हैं और वो जो है इस डिवाइड करके इस कौम का नेता बना देंगे और हम पॉलिटिक्स में इस स्टेट के अंदर हमेशा से राज करेंगे। तो उनका प्लान यही था अकाली के ही तरीके से हराना, एक बड़ी गेम खेल के, उन्हीं की गेम लेकिन बड़ी गेम। अब हुआ ये कि जब इन्होंने भिंडरावाले को चढ़ाना शुरू किया, तब इनकी खुद की पार्टी के अंदर भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि भैया भिंडरावाला बहुत आगे निकल रहा है। जो बाकी नेताओं थे उनके अंदर इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो गई। तो फिर इन्होंने उसको थोड़ा दबा के रखा, लेकिन साथ साथ उसको फंड भी करते रहे। तो चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस ने उसको बनाया नहीं, लेकिन किसी और को बना दिया, लेकिन इसको पीछे से पूरी पावर, पूरा पैसा देते रहे, सपोर्ट देते रहे। उस सपोर्ट से हुआ ये कि ये भिंडरावाले जो है, इसने आगे बढ़ करके, जब इसकी सपोर्ट ज़्यादा हो गई, इसने इंदिरा गांधी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करना शुरू कर दिया और ये एक इतना बड़ा नासूर बन गया, ये इतना बड़ा नासूर बन गया कि कांग्रेस पार्टी को ही ये परेशान करने लगा। तो इवेंचुअली आकर के ये हुआ कि इसने मर्डर करने शुरू कर दिए। भिंडरावाले ने ऑर्डर करा करा के हिंदुओं के मर्डर करना शुरू कर दिए। इसका प्लान ये था कि अब ये कांग्रेस वांग्रेस को भी मारो गोली, मैं खुद की अपनी पार्टी बना लूंगा, जिसका नाम इसने दल खालसा रखा था। इसको था कि अगर मैं हिंदुओं को मारूंगा, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करूंगा,
तो सिख मेरी तरफ आ जाएँगे और हम एक अपनी पार्टी बना करके, एक वोट बैंक बना करके पंजाब पे राज करेंगे। तो ये इसका प्लान था। तो बाद में जब कांग्रेस को समझ में आई, तो इंदिरा गांधी को समझ में आई कि ये तो अपनी जो खेल है ये अपने पे ही भारी पड़ गया है, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको रास्ते से हटाओ, कुछ करो। तब तक ये जो है गोल्डन टेम्पल अमृतसर अंदर घुस गया, जो कि बहुत गलत बात है। कभी भी आप गोल्डन टेम्पल के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदूकों समेत अंदर घुस गया और इसने मर्डर करने भी स्टार्ट कर दिया, अंदर भी और बाहर भी। सबसे पहले सबसे बड़ा जो इन्होंने मर्डर किया था वो था जो पंजाब केसरी जो अखबार था, उसके जो मालिक थे, इन्होंने उसका मर्डर किया क्योंकि वो इनकी सच्चाई छापते थे। पंजाब केसरी बहुत अच्छा अखबार माना जाता था और उसके ऊपर एक कार्रवाई करके, क्योंकि वो हिंदू थे, वो उनके ऊपर कार्रवाई करी और इसने अपना एक ये दहशत फैलाई। उसके बाद इन्होंने और कई लोगों के मर्डर किए। इनफैक्ट गुरुद्वारे के अंदर जब ये घुस गए उसके बाद भी मर्डर किए। फिर जैसे धीरे-धीरे इंदिरा गांधी को सिचुएशन लगी, समझ में आने लगी कि खराब होती जा रही है, तो इंदिरा गांधी ने मिलिट्री की हेल्प लेकर के गुरुद्वारे को घेरना शुरू किया। तब तक इसने जा करके अकाल तख्त पे जा करके ये बैठ गया। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों में भी दर्ज है। जो लोग उस टाइम पे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सब कुछ देखा है अपनी आँखों से, भिंडरावाले तक के इंटरव्यू भी लिए हैं। तो ये उन लोगों की किताबें पढ़ करके ही मैंने आपको बताया है। मार्क टली की किताब है, तवलीन सिंह उस टाइम पे रिपोर्ट करती थी और उस टाइम पे ये शेखर गुप्ता भी रिपोर्ट करते थे। तो इन लोगों की रिपोर्ट्स काफ़ी उस टाइम पे बताती हैं कि क्या सच्चाई थी। तो ये जो भिंडरावाले है, ये इंदिरा गांधी के हाथ से निकल गया और ये सब चीज़ें हो गई, गुरुद्वारे में जाके बैठ गया और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। मर्डर-वर्डर करना स्टार्ट कर दिए, पूरे शहर के मतलब पंजाब के अंदर हाहाकार मच गई। मतलब बहुत लोग मारने मरने लगा और बुरा हाल, अराजकता फैल गई। तो इंदिरा गांधी ने जट सिखों को ही लिया, जो कि ये भी जट सिख था, भिंडरावाले। इन्होंने जट सिखों को ही लिया, पुलिस में भी और मिलिट्री में भी, उनकी हेल्प लेकर के कार्रवाई करी, जिसके अंदर कार्रवाई के अंदर इन्होंने एक गोलियाँ भी चली, जिन्होंने मिलिट्री ने बहुत कोशिश करी कि अंदर जाकर के किसी भी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन वो सामने से गोलियाँ मार रहे थे। वो इतने बड़े मक्कार थे कि उन्होंने अपना ही गुरुद्वारे का नुकसान किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी नुकसान किया, उन पे भी एक गोली मारी थी। ये बात बिल्कुल सच है और अपने ही लोग जो वहाँ के सेवादार थे, उनको भी मारा था। जब ये अकाल तख्त में घुसा था भिंडरावाला, इसने जो पहरेदार जो होते हैं, जो कि ख़्याल रखते हैं, जो कि नीचे पहरेदारी करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की, वो तो गुरु हैं, उनको भी मार दिया था क्योंकि वो उनको अंदर घुसने से मना कर रहा था कि आप अकाल तख्त पे नहीं जाके रह सकते और ये अकाल तख्त में जा कर के रह रहे थे। बाद में और भी खबरें आई कि अंदर क्या-क्या कर रहे थे, वो मैं किसी और दिन बताऊँगा उस बारे में, लेकिन ये सिचुएशन बन गई थी। तो जब मिलिट्री ने एक्शन लिया, 2-3 दिन हो गए, मिलिट्री के भी काफ़ी लोग मर गए, तो उनको अंदर टैंक भेजना पड़ा और टैंक से भी अंदर गुरुद्वारे को भी नुकसान हुआ और गुरु ग्रंथ साहब जी को भी नुकसान हुआ। तो लेकिन ये मारा गया, भिंडरावाले। जब ये भिंडरावाले मारा गया, तो उसके बाद जो है एक तरह की अराजकता-सी फैल गई, एक हाहाकार-सा मच गया पूरे पंजाब के अंदर और वो सिचुएशन जो है बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाई गई, कई साल लगे बाद में। लेकिन इस घटना के बाद उसी साल सिखों के अंदर ये एक फीलिंग आ गई कि शायद इंदिरा गांधी ने जो है, उन्होंने उनके गुरु ग्रंथ साहब जी और उनके गुरुद्वारे के ऊपर अटैक किया, तो उनकी एक एक उनके खिलाफ एक गुस्सा था और उस गुस्से के चलते इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया कुछ सिखों ने, जो कि उनके सिक्योरिटी में शामिल थे और उनको गोलियों से मार दिया। ये सिचुएशन थी, इंदिरा गांधी ने खुद ही बनाया था भिंडरावाले को और ये बात उनके ऊपर ही भारी पड़ी, उनको खुद ही अपने जान से हाथ धोने पड़े, इंदिरा गांधी को। बहुत दुखद हुआ ये सब कुछ। उसके बाद अब जो ये प्रकरण हो रहा है, ये इन्होंने यही कोशिश की कि इसको भिंडरावाले 2 बनाया जाए। तो ये इन्होंने क्या किया, जैसे भिंडरावाले लोगों को मारता था, इन्होंने अजनाला के अंदर एक केस किया जहाँ पे इन्होंने कुछ लोगों के हाथ काटे, किसी की जान ले ली। इस तरह की हरकतें करी ताकि उसको लॉन्च किया जाए। ये वैसे ही पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे थे जैसे भिंडरावाले के साथ था। जबकि ये जो लड़का था अमृतपाल, ये तो बिल्कुल क्लीन शेविंग कट्स जिसे कहते हैं, कट-सट सरदार कुछ था ही नहीं, ये तो सरदार तो था ही नहीं, कट-सट था बिल्कुल। ये तो इनकी तो फ़ोटोएँ मौजूद हैं जिसमें पूरे बाल कटे हुए हैं, तो टैशन मार के घूम रहा है दुबई के अंदर। कहते हैं अपने चाचे के यहाँ ट्रक चलाता था ये। सडनली 6 महीने के अंदर यहाँ पे आकर के इसको संत बना दिया। वो भी एक अलग कहानी है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे किस तरह इसको संत बनाया और किसको ये वारिस पंजाब डे का लीडर कैसे बन गया, वो सब एक अलग कहानी है। लेकिन इसको भिंडरावाले के साथ पैरेलल बनाने की कोशिश की ताकि लोग जो हैं वो इस झांसे में आ जाएँ और उसके पीछे-पीछे लग जाएँ और पंजाब के अंदर एक अराजकता की सिचुएशन बन जाए और देश का माहौल ख़राब हो जाए। ये पूरा प्लान था, जो हिस्ट्री के साथ ये इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब अजनाला के केस के बाद जब अमित शाह और जैसे मैंने बताया था अमित शाह और भगवंत मान की मीटिंग हुई, वहाँ पे इसको फटकार लगी भगवंत मान को, तो ये कार्रवाई कर दी गई। इसलिए ये काम हो नहीं पाया। अब ये भाग रहा है और संभवतः ये जो खालिस्तान पॉइंट 2.0 और जो ये भिंडरावाले 2.0 का जो ड्रामा था, ये सारा इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया हिस्ट्री का।
अब आते हैं कि आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि ये तो या तो ये पकड़ा जाएगा या ये मारा जाएगा। लेकिन अब ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, ये जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया था, ये तो फेल हो गया। ये तो नहीं उठने वाली, भिंडरावाले 2 लॉन्च नहीं हो पाया। और आगे चल कर के मैं तो ये बात से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भगवंत मान जो है इस चीज़ को दोबारा ना उठने दें। लेकिन अगर ऐसा ये नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कुछ भी पता नहीं है, ये ऐसी कुछ भी हरकत कर सकते हैं। अगर ये इसको नहीं रोक पाते, तो मैं ये मानता हूँ कि अमित शाह और मोदी जी की सरकार को यहाँ पे एजेंसीज़ भेज करके, यहाँ पे पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और इसकी सिचुएशन अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान यहाँ पे गड़बड़ियाँ कराता है और ये सारा खालिस्तान का जो चक्कर है, ये पीछे से इसकी फंडिंग पाकिस्तान वाया फंडिंग जो है वो चाइना वाया पाकिस्तान ही आती है और ये वहीं से ही सारा कंट्रोल होता है। तो इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज की खबर थी उसके लिए यही है कि मैंने आपको इसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसके आसपास की पॉलिटिक्स क्या है, फिर मैंने ये बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या है और फिर मैंने आपको ये बताया कि फ्यूचर में हम किस तरह आगे चीज़ें हो सकती हैं और इसको किस तरह रोका जा सकता है। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, होपफुली आपको कुछ समझ में आया हो कि किस तरह पूरे पर्सपेक्टिव को आपको समझ में आया हो कि किस तरह ये सारा प्रकरण को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह एक ड्रामा रचा जा रहा है आपके सामने, इस देश के सामने, स्पेशली सिखों के सामने, ताकि उनके और हिंदुओं के बीच में दरार बने और वो एक अलग वोट बैंक बन जाए और एक अलग कौम बन जाए और देश के अंदर एक अराजकता की फीलिंग, एक अराजकता की स्थिति बनी रहे, जैसे कि कश्मीर में बनती थी, और लड़ाई झगड़े चलते रहे और मोदी का नाम खराब हो और मोदी पावर से हटे और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो मोटा मोटा यही है पूरा का पूरा प्लान जो मैंने आपको समझा दिया है। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और अपने कमेंट्स आप नीचे दे सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो को कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे। जय श्री राम, हरे कृष्णा।